दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं मान के चलूंगा आप सभी थंबनेल देख कर आए होंगे, उसमें आप लोग देख कर आए होंगे कि आज की क्लास बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन क्लास होने वाली है। मैं इससे पहले आप सभी को 36 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं। ये 35 की जगह 36 होगा। 36 से लगाकर जो 32 तक का था वहां तक का कंप्लीट रिवीजन की जिम्मेदारी आज की मेरी होगी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा भी और इसी क्लास का रिवीजन का भी आप लोगों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो आज की क्लास बिल्कुल हम लोग रिवीजन को डेडिकेट रहने वाली है। तो 36 से लगाकर 32 तक का कंप्लीट रिवीजन आप सभी मेरे साथ देखने वाले हैं। 60 सवाल रहेंगे, आप बारी बारी से मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन अगर मेरे जवाब देने से पहले अगर आप उसका जवाब देंगे अपनी अपनी ईमानदारी से तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में आप लोगों ने कितने नंबर प्राप्त किए अगर ये कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिएगा बिगल किसी देरी से शुरुआत करेंगे हम लोग रिवीजन का, क्योंकि मैंने कहा था रिवीजन का बिल्कुल मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। और पहला सवाल जो मुझे यहां पर देखने को मिलेगा वो सवाल इस प्रकार से है, देखिएगा। तरुण भट्टाचार्य प्रसिद्ध है। तरुण भट्टाचार्य प्रसिद्ध में, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में आप सभी को वादक और वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि तरुण भट्टाचार्य कौन सा वादक बजाते हैं, तो आपका जवाब होगा संतूर। कौन सा बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था भजन सेपोरी। कौन बताया था? भजन सेपोरी मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके साथ मैंने आप लोगों को शिव कुमार शर्मा। कौन बताए थे दोस्तों? शिव कुमार शर्मा। याद होगा आप लोगों को शिव कुमार शर्मा का नाम, क्योंकि रिवीजन में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो तरुण भट्टाचार्य के साथ भजन सेपोरी और शिव कुमार शर्मा, यह प्रमुख रूप से संतूर वादक हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर मैं इस क्लास में यहां पर दोस्तों अगर सहनाई वादक की बात करूंगा, सहनाई वादक, तो आप लोगों को याद होगा बिस्मिल्लाह खां साहब। कौन हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां साहब हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा बिस्मिल्लाह खां साहब। और बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर, ये एकमात्र महिला थी जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर में कमर जो है वहां पर याद होना चाहिएगा। और तरुण भट्टाचार्य के साथ भजन सेपोरी और शिव कुमार शर्मा आप लोगों को याद होंगे। तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बिल्कुल मैंने आप लोगों का ध्यान रखा था। मैंने आप लोगों को समझाया था कि भारत के कई राज्यों और उनके हर एक राज्य का पर्टिकुलर हम लोगों को एक नववर्ष देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से गुड़ी पड़वा हमारे नॉर्थ इंडिया का नववर्ष माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत का जो नववर्ष हम लोग किसे मानते हैं? तो हम लोग उगादि को मानते हैं। किसको मानते हैं? उगादि को मानते हैं। और यह लगभग अप्रैल माह, कौन सा माह? अप्रैल माह में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। आप सभी जानेंगे जिस प्रकार से गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र का, दोस्तों कहां का होगा? ये जिस प्रकार से महाराष्ट्र का नव, हालांकि गुड़ी पड़वा पूरे नॉर्थ का हम लोग नववर्ष मानते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशल रूप में अगर कहा जा सकता है तो महाराष्ट्र का होगा। यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, फिर मैं ध्यान दूंगा। मैंने तमिलनाडु का आप लोगों को क्या जो समझाया था? पुथुडू। कौन सा समझाया था? पुथुडू। मैंने आप लोगों को उड़ीसा का आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था पाना संक्रांति। क्या बताया था? पाना संक्रांति मैंने आप लोगों को बताया था। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 3 पर जाएंगे। राष्ट्रपति इनमें से होते हैं। तो बेहद इजी सवाल है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि राष्ट्रपति चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या इनकी नियुक्ति होती है। कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार करूंगा। सवाल नंबर 4 पर होगा कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? आप सभी जानेंगे। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लगाकर तो 56 तक चली थी। 1956 से लगाकर तो 1961 तक चली। अब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है। तो 1961 से लगाकर तो 1966 तक, यानी 1966 तक चलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। 12 प्रमुख पंचवर्षीय योजना देखने को मिली, और उन 12 प्रमुख पंचवर्षीय योजना में सबसे सफल जो पंचवर्षीय योजना रही, हम लोग सबसे सफल पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना को भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानते हैं। और तीसरी
ये जो पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर मानते हैं। अगला सवाल होगा दोस्तों, राउफ लोक नृत्य, या राउफ लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था राउफ, कौन सा बताया था? राउत मैंने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को हिकात बताया था, मैंने आप लोगों को विरेह बताया था। आप सभी जानेंगे यह मुख्य रूप से आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के आप लोगों को यहाँ पर नृत्य देखने को मिलेंगे। तो आशा करूंगा कि आप सभी ने भी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि इतनी बार क्लासों का रिवीजन होगा कि देखो, हो सकता है मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन यही से देखने को मिले। और खासकर पार्थ के ऑफलाइन वाले भी जितने भी आर्मी के विद्यार्थी अगर मुझे सुन पा रहे, भाई भरोसा रखो, ठीक है, तुम्हारा भाई हो सकता है पूरा पेपर ऑफलाइन और यहीं से बिठा दे, ठीक है। तो दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने थे? आपको पता है कि डी गुकेश। कौन बने थे? डी गुकेश बने थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। यह किस देश के? तो स्वाभाविक सी बात है, भारत के ही। इन्होंने किस देश के व्यक्ति को हराया था? डिंग लेरेन। किसको हराया था? डिंग लेरेन को हराया था। और डिंग लेरेन मुख्य रूप से किस देश का था? तो ये चीन का था। आप मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। तो डी गुकेश ने ये सबसे युवा शतरंज के रूप में यहाँ पर जो ये खिताब जीता है, आप लोगों को याद होगा। देवेंद्र झांझरिया, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण जो पदक जीता था, देखो यहां पर बात कर रहा है स्वर्ण पदक की और देवेंद्र झांझरिया के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि 2000 ये किस खेल से संबंधित है? कल भी हम लोगों ने बात किया था भाला फेंक के बारे में। किसमें? भाला फेंक के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। तो सवाल नंबर 7 पर भी हम लोग कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल जो होगा हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात की अगर बात करेगा तो 943 हम लोगों ने देखा था 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। 2011 अगर हम लोग बात करेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार तो 933 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा। और अगर 2011 में बाल लिंगानुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 919 हो जाएगा 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या। मतलब जो 0 से 6 वर्ष के बालक बालिका हैं वो 1000 पर 919 हमें महिला बालिकाओं की संख्या देखने को मिलेगा। सुखविंदर सिंह किसको किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो पूरी क्लास का होगा हिमाचल प्रदेश। कहां का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। इतनी लंबी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु संयंत्र तारापुर जो महाराष्ट्र में, कहां, मतलब ये तारापुर स्वाभाविक सी बात है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पूरी क्लास को याद होगा कि यह मुख्य रूप से कहां पर देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होगा मैंने इससे पहले आप लोगों को काकरापारा का जिक्र किया था। किसका? काकरापारा का जिक्र किया था। आप सभी जानते हैं यह मुख्य रूप से गुजरात में। कहां पर होगा? गुजरात में। मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने इससे पहले नरोरा, कौन सा बताया था? नरोरा, ये कहां पर था? होगा तो मैं मान के चलूंगा यूपी। आप लोगों को याद होगा। इसके बाद में करगा, मैंने करगा कहां का बताया था? करगा आप लोगों को कर्नाटक का। कहां का सेलिब्रेट मैंने बताया था? कर्नाटक का बताया था। इसके बाद रावत भाटा, रावत भाटा मैंने आप लोगों को कहां का बताया था? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का मैंने बताया था। काफी लंबी बड़ी क्लास हो जाएगी। बार्क का पुण्य रूप क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आप लोगों ने किया होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होगा, तो आप लोगों को सभी ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो ये कौन सी अनुसूची शामिल है? तो आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में हमारे पास में भारतीय संविधान में 12 को टोटल हमारे पास में अनुसूची है। उसी अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची में उसमें हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग समवर्त सूची के बारे में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से उसी समवर्त सूची का प्रावधान लाया गया। खालिस्तान को दक्षिण अफ्रीका से उनकी एम्बुलेंस सेवा के लिए 1915 में हार्डिंग के द्वारा केसर हिंद के सम्मानित किया गया था। तो ये केसर हिंद के लिए कौन सी सेवा के लिए? एम्बुलेंस सेवा के लिए। यहां पर आप लोगों को याद होगा एम्बुलेंस सेवा के लिए यहां पर महात्मा गांधी जी को, किनको दोस्तों? महात्मा गांधी जी को यहां पर सम्मानित किया गया था। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 13 पर हम लोग बेहद अच्छे तरीके से चर्चा
कर चुके हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग 14 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 14 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के अवसर की समता संविधान के कौन से आर्टिकल में लोक नियोजन मतलब प्रशासनिक और जो प्रमुख रूप से सरकारी नौकरियों के बारे में विशेष जो वहां पर जो प्रावधान जो हमें देखने को मिलेंगे, लोक नियोजन में विशेष प्रावधान देखने को मिलेंगे, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 16 में हमें देखने को मिलेंगे। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप सभी जानेंगे 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था। काफी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे और आप लोगों ने जवाब दिया होगा बिल्कुल इस सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी रही, तो अधिकतर राजगीर रही। राजगीर का मतलब है दोस्तों, जो कहने का मतलब है राजगृह। कहां पर रही थी? राजगृह रही थी। लेकिन जब मगध में मुख्य रूप से सम्राट अशोक का समयकाल देखने को मिला, सम्राट अशोक के समयकाल में कैपिटल हम लोगों को पाटलिपुत्र क्या देखने को मिलेगी? पाटलिपुत्र यहां पर देखने को मिलेगी। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? आप लोगों को याद होगा, ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको याद होगा कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उनकी नियुक्ति के अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति कौन करेगा? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। आशा करूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन है? तो ये जो सुंदरवन अगर यहां पर स्पेशल रूप में दे दिया है तो सवाल का राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन मैंने चर्चा किया था मैंग्रोव वन के बारे में, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां पर देखने को मिलेंगे? हमें पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद में हमें सेकंड नंबर पर होगा हमें गुजरात। हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? हमें गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो यह गुजरात होगा। और गुजरात के बाद हमें अंडमान निकोबार, हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? अंडमान और निकोबार जो है यहां पर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रकार के मैंग्रोव वन के बारे में मैंने बात किया है। मैंग्रोव वन आशा करूंगा आप लोगों को याद होंगे। तो भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार पर मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। हालांकि आर्मी के पर्पस पे देखा जाए तो इन सवालों का थोड़ा सा अच्छा लेवल है, लेकिन मैं वैसे सवाल नहीं कराऊंगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति होते, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ऐसे बकेटी वाले सवाल पढ़ ही मत लेना तुम लोग। मैं बता रहा हूं, जितने भी मुझे कोई क्लास देखे या नहीं देखे इधर फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे फर्क पड़ रहा है कि पार्थ के जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं क्या वो क्लासेस देख पा रहे। अगर उसमें से भी अगर 10 बच्चे भी अगर देख पा रहे तो 10 बच्चे इस बात का भरोसा रखे तुम्हारा भाई यहां पर जब तक इस बोर्ड के सामने खड़ा है, यकीन मानिएगा रिजल्ट में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन नाम केवल तुम 10 लोगों का होगा, बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पास ऐसी दिव्य शक्ति होती ना तो केवल मैं ऐसा श्राप देता था तुम लोगों को कि जो मेरी क्लास देखेगा ना केवल वही पास होगा। लेकिन शिक्षक ऐसे चीजें बोल नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई बोल सकता है। इस बात को याद रखो। अगर मैंने तुमको कुछ बोल दिया तो फिर ऐसा क्या पता हो जाए, तो फिर मेरे को आके मत बोलना। जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रहा हूं। आप टेंशन ना लो यार, तुम लोग पास ही हो, तुम लोग पढ़ो अच्छे से। मैं कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है यार कि यार जितना हम लोग पढ़ा रहे ना यार, आंख बंद करके भरोसा रखो यार, एक ऐसा भरोसा कि यार ये बंदा जो कर रहा है ना हमारे लिए बहुत बेस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं भी देख पा रहा हूं कि यार जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं यार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, डेडिकेट नंबर ला रहे हैं, इतने नंबर ला रहे हैं कि मतलब अच्छा लग रहा है कि यार 2-2.5 महीने में बच्चे इतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आज मैंने नंबर देखे, आज जैसे अरुण सर ने टेस्ट लिया था, प्रियांशु करके हमारा भाई 90 नंबर लेकर आए, देखकर बहुत अच्छा लगा कि यार ये लड़के ऐसे ही 2-2.5-3 महीने गांव से निकलकर शहरों की तरफ आते हैं और आर्मी में इतने अच्छे नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी ऑफलाइन वाले सेंटर वाले विद्यार्थी, मैं सबसे एक ही बात बोलूंगा कि यार अगर एक लड़के को 90 नंबर आ रहे हैं तो अपने पास, हम तो करीबन 150 स्टूडेंट हैं यार, हम 2-4 स्टूडेंट थोड़ी है, तो 150 को ही लगभग कितने नंबर आना चाहिए? कितने नंबर? 90 के नंबर ऊपर। और फिर आप लोगों का फिजिकल 100 का हो जाएगा 190 नंबर। पैरा कमांडो आप लोगों का तय पक्का है। अगर आपका पैरा कमांडो तय है तो यकीन मानिएगा सेना से आप लोगों को 4 साल के बाद जो नहीं भेजा जाएगा, अगर भेज दिया जाएगा तो पहले प्रायोरिटी आप लोग पैरा कमांडो के रूप में रहेंगे। तो आप देखो ना यार, और उसके अंदर भी जितनी भी एग्जाम होती है आप इसी कंटेंट से सारी एग्जाम निकाल दोगे।
तो आपका तो फायदा ही फायदा। चलो, फायदा रहेगा तब जब आप इस सवाल का राइट आंसर दोगे। सवाल नंबर 19 का, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां पर होगा? जवाब हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। कहां पर होगा? गंगोत्री ग्लेशियर पर हम लोग देखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहां पर जो है भागीरथी रिवर का ओरिजिन होगा, आप सभी जानेंगे। इसके बाद गंगा रिवर इसका नाम पड़ता है। अगले सवाल की तरफ हम बात करेंगे। सवाल नंबर 20, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को निम्नलिखित में किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो पूरी क्लास को याद होगा, पढ़ चुके ऑफलाइन। चिकित्सा के लिए, किसके लिए दोस्तों? चिकित्सा के लिए इनको यह पुरस्कार यहां पर दिया गया था। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से? तो तबला से। किससे दोस्तों? तबला से। आप लोगों में को याद होगा अच्छे तरीके से, तबला से प्रमुख रूप से संबंधित है। कल केली गोपाल किस याद? तो मैंने आपको जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे केली गोपाल, कौन सा हो जाएगा? केली गोपाल हो जाएगा। और केली गोपाल के बाद में खेल गोपाल, कौन सा हो जाएगा? खेल गोपाल हो जाएगा। खेल गोपाल के बाद अंकिया नाट, याद करिए सभी। अंकिया नाट जो है यहां पर आप लोगों को याद होगा। अंकिया नाट, अंकिया नाट के बाद में बिहू, कहां का हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से आप लोगों को कहां के देखने को मिलेंगे? आसाम के यहां पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली पूरी क्लास को याद होगा, राजस्थान। कहां की दोस्तों? पावन भूमि राजस्थान। ठीक है, कभी किसी दिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान का इतिहास जो पढ़ाना जो पसंद करूंगा। और अगर ये एक बात ये भी है कि दुनिया से जो है सभी को एक दिन जाना है। और अगर भगवान ने मुझसे कहा कि बेटा भारत, अगला जन्म क्या भारत में लेना है, तो मैं कहूंगा हाँ, अगला जन्म तो मुझे भारत में ही दीजिए। तो मैं उनसे कहूंगा लेकिन मुझे केवल जन्म राजस्थान में चाहिए। यार राजस्थान की जो मिट्टी है उसने कई शहादत झेली है। अक्सर मैं ऑफलाइन में जितने भारत का इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं यार क्या राज्य है, जन्म तो अगले जन्म तो राजस्थान में ही दीजिए भगवान। लेकिन उससे पहले ये सवाल का जवाब आप दीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोक्रेम? पूरी क्लास को याद होगा, होमवर्क में ये सवाल है, पूरी क्लास को याद होगा। 90 नंबर लाने वाला प्रियांशु इस सवाल का जवाब देगा कि भाई साहब नोक्रेम कहां पर होगा। 2025 वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता सबसे कम रही, तो दादर नागर हवेली। कहां पर? दादर नागर जो हवेली है यहां पर सबसे कम हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। 25 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। कौन देखने को मिलेंगे? अल बरूनी जो है हमें देखने को मिलेंगे। आप सभी जानेंगे अल बरूनी पहला ऐसा लेखक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। किसका? जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। आप सभी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला लेखक अल बरूनी बना। निम्नलिखित में से प्रांतीय संविधान समिति, पूरी क्लास को याद होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन दोस्तों? सरदार पटेल जी जो थे यह मुख्य रूप से हमें भारत में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रूप में देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए जानी जाती है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए हम मुख्य रूप से जानी जाती है। तो रिवीजन के तौर पर अगर आपको सभी आंसर बन रहे ना भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं। आप केवल सवाल किसके शासनकाल में दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो पूरी क्लास को याद होगा गुप्त काल। किसके काल के समय? गुप्त काल के समय भारत में अजंता की गुफाएं यहां पर निर्मित हुई थी। 1998 में पोखरण दूसरा जो परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत, ये 1998 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर रहे थे। पूरी क्लास को अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन अगर इसके बाद में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी यहां पर क्या रही थी दोस्तों? यहां पर प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, आपको पता है कि 1985 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? भोपाल। हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में दोस्तों यहां पर स्थित है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। हाँ, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे पाइली एक्सप्रेस
आप सभी जानते हैं पीटी उषा कौन हो जाएंगे, पीटी उषा मैम को पाइली एक्सप्रेस और डिंग एक्सप्रेस के नाम से, जो सॉरी डिंग एक्सप्रेस नहीं, ये तो अरे कहाँ गया भाई, उड़न परी, किसके नाम से, पाइली एक्सप्रेस और जो है उड़न परी नाम से, उड़न परी नाम से यहां पर जो है जाना जाता है। तो हम 32 सवाल पर चर्चा कर चुके हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, और अगला सवाल जो होगा, स्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये भारत में दक्षिण जो एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। ऑफलाइन वालों को सबको याद होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आप सभी जानते हैं कि भारत ने अपने 3 लगाए थे। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री लगाया, यह दक्षिण गंगोत्री भारत ने सबसे पहले लगाया। कब लगाया था, 1984 में। पूरी क्लास को याद होगा सन के साथ में कब लगाया, 19। इसके बाद कौन सा लगाया, इसके बाद लगाया भारत ने मैत्री। कौन सा लगाया, मैत्री कब लगाया, 1989 में, सॉरी 1989। फिर कौन सा लगाया, भारत भारती। कौन सा लगाया, भारत भारती लगाया। और ये भारत भारती कब लगाया, 2011 और 12 के लगभग मध्य में लगाया। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है, तीनों स्टेशन के बारे में। ये कहां पर है, अंटार्कटिका पे। भारत रत्न पुरस्कार बहुत सिंपल है, कमेंट सेक्शन में आप सभी का मैं ध्यान चाहूंगा। अबुआ आवास योजना निम्नलिखित में किस राज्य में है। पूरी क्लास को याद होगा कि अगर हम लोगों ने कहां पर पढ़ा था, हम लोगों ने झारखंड में, कहां पर पढ़ा था, झारखंड में हम लोगों ने पढ़ा था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये प्रथम, तो ये बना था वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स यहां पर बना था। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर जानते होंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में, ऊंट महोत्सव के बारे में पूरी क्लास जानती होगी, तो यह राजस्थान में है। कहां पर है दोस्तों, यह राजस्थान में है मुख्य रूप से। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मैग्नीज का यहां पर उत्पादन कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा यहां पर हो जाएगा। पूरी क्लास को याद होगा। मैं तांबे पर चर्चा कर चुका हूं, मध्य प्रदेश में चांदी पर चर्चा कर चुका हूं, राजस्थान में लोह अयस्क पर चर्चा कर चुका हूं, उड़ीसा अभ्रक पर आंध्र प्रदेश, हीरे में मध्य प्रदेश, कोयला में चौथा नंबर मध्य प्रदेश का, पहला नंबर झारखंड का। तो आप लोग थ्योरियम में पहला नंबर राजस्थान का, तो ये सॉरी केरल का, तो ये आप सभी को याद होगा अच्छे तरीके से। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके। जनगणना की सूची का विषय है, तो मतलब जनगणना किस सेंटर में आती है, तो हम बोलेंगे संघ सूची का। कौन सी सूची का, संघ सूची का विषय यहां पर माना जाता है। क्या दोस्तों, जनगणना, ठीक है। समय मुझे लगता है बहुत हो रहा होगा, कितनी क्लास हो गई, 22 मिनट की क्लास हो गई, आधे घंटे की क्लास करेंगे। तानसेन व बेजू बावरा किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो बात कर रहे हैं तानसेन की और बेजू बावरा। बेजू बावरा की तो समाधि मध्य प्रदेश में है, हमारे अशोकनगर में, आप सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, वहां पर हमें तानसेन का मकबरा, तानसेन का टॉम्ब देखने को मिला। मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा मकबरा हमें तानसेन का मकबरा देखने को मिला। तानसेन किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में। कौन सी गायन शैली के लिए फेमस थे, तो ध्रुपद। किसके लिए, ध्रुपद के लिए फेमस थे। तो यह अकबर किसके समय काल में थे, अकबर के समय काल में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। चलिएगा, 10वां पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप कहां 2026 का आयोजन कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया। कहां पर, याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज यहां पर होगा। वेस्ट इंडीज दोनों जगह यहां पर आयोजन किया जाएगा। आप लोगों को यहां पर याद होगा। भारत में सबसे अधिक जूट किस राज्य में होता है, देखो विश्व में सर्वाधिक जूट बांग्लादेश में, तो इधर यहां भारत में कहां पर होगा, पश्चिम बंगाल में यहां पर होगा। आप लोगों को याद है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क मैं मान के चलूंगा बेहद, क्योंकि अभी जो 36 वाली क्लास थी उसी में इस सवाल को हम लोगों ने रिपीट किया था। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य, कई प्रकार के नृत्य, लेकिन उसमें से प्रमुख रूप से लावणी, कौन सा नृत्य, लावणी जो नृत्य है वो वहां पर सेलिब्रेट अच्छे तरीके से। ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत सोनी श्रेणी है ये, तो हम लोग मानेंगे K2। ये गार्डविन ऑस्टिन जो है हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो आशा करूंगा आप लोगों को याद होगी। तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन में हुआ था, तो ये जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हमें देखने को मिलेगा सम्राट अशोक के समय काल में हमें देखने को मिला। कहां पर, पाटलिपुत्र। कहां पर, पाटलिपुत्र में जो है हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है।
46 हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग जो बढ़ेंगे, पाटलिपुत्र में स्थानांतरण से पहले निम्न में से कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी तो राजगृह। कौन थी दोस्तों? राजगृह। मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ क्षेत्र था, तो जो राजगृह हम लोगों ने उसको नाम दिया था, आप लोगों को याद होगा। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष रूप में वी.के. नारायण कौन हो जाएंगे? वी.के. नारायण साहब आप लोगों को याद हो जाएगा। और सोमनाथ जो सर थे वो इससे पहले थे, और इससे पहले जो सीवन साहब जो थे वो इसरो के अध्यक्ष थे, के सीवन आप लोगों को याद होगा। अभी वर्तमान में वी.के. नारायण का नाम आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय गठन की समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो साहब उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा। तो सार्वजनिक प्लान लेकर आए थे 1952 में, तो वो फेल होने के बाद में भारत में बलवंत राव मेहता समिति जो एक बनाई गई 1956 में, उसके वही भारत में पंचायती त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। तो ये बलवंत राव मेहता समिति, कौन सी? बलवंत राव मेहता समिति। तो ये बलवंत राव मेहता समिति पूरी क्लास को अच्छे तरीके से याद होगी। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? चंगेज खान का भारत में उस समय इल्तुतमिश, कौन दिल्ली में गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तो ये उस समय था, याद होना चाहिएगा। प्रसिद्ध मोपिन उत्सव किस राज्य में होगा? तो मिजोरम में। कहां पर हो जाएगा? मिजोरम में। आप सभी को यहां पर याद होगा। कावेरी नदी जल विवाद आप सभी को याद होगा कि यह कर्नाटक, कहां दोस्तों? यह कर्नाटक प्लस तमिलनाडु में, हालांकि कई राज्यों में है, लेकिन अभी हमें 2 का ही इसमें याद नाम बेसिकली ज्यादातर आता है, तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। आइए अंतिम स्लाइड की तरफ जाते हैं और अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, भारत की प्रथम महिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री के समाधि स्थल का, तो ये शक्ति स्थल हम लोगों ने नाम दिया था। कौन सा दिया था? शक्ति स्थल जो है हम लोगों ने यहां पर नाम दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में पारित किया था? तो 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब अध्यक्ष थे, यहां पर पहली बार किया था। इसके बाद में 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो आप लोगों को याद होगा। मथुआ मेला आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल। कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। काला घोड़ा महोत्सव आप सभी जानेंगे कि महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नो डाउट 1979 में इनको मिला था, और 1980 में फिर हम लोगों ने जब तक भारत रत्न दे दिया था। रॉकी पर्वत जिसे रॉकीज के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ की सबसे बड़ी चोटी है? तो ये में उत्तरी अमेरिका की। कहां पर? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को, सबसे लंबी पर्वत चोटी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और यह अंतिम प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। शायद 2 से 3 प्रश्न मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देने को मिले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप इस क्लास में जुड़े। आप देखो, आप इस क्लास का महत्व समझो, पढ़ा भी मैं रहा हूं, आप लोगों को रिवीजन भी जिम्मेदारी मेरी है। और आप लोगों से क्या कहें, केवल आप लोगों से चाहते हैं यह है कि इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को जो अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर कर दो, क्योंकि कोई भी ऐसा बेस्ट कंटेंट से वंचित नहीं होना चाहिए। कोई कहीं भी कोचिंग जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन भी बोल चुका हूं कि जहां पर जाओ क्वालिटी ऑफ कंटेंट पढ़ो। और आप सभी जानते हैं, आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी सभी में पहले ही पायदान पर। पार्थ ने अपने पैर जमाए हुए देवास जिले में, क्यों? क्योंकि बच्चों का प्यार है, वो क्वालिटी है, वो सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 37 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और विजय पार्थ।